Hello students, in this video we are going to learn about limiting reagent, concentration terms and relation between concentrations. So myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience, and I have been guiding a student for physics and chemistry. So I'm basically preparing students for JEE Main, NEET and class 12 board exams. So with this note, I would like to start a sessions. So in today's sessions, we are going to start with the first topic, that is limiting reagent. Let us begin. Let us understand what is limiting reagent. So limiting reagent क्या होता है? Limiting reagent. So limiting reagent जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशंस है, a plus b 2a plus 3b give 2c. ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है. अगर हमारे पास सवाल में दिया जाए कि इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 मान लेते हैं, इसका 4 नंबर मोल्स है, इसका 6 मोल्स है, इसका 3 मोल्स है. तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट्स के बारे में बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स में कौन सबसे कम होगा वो डिसाइड करेगा हमारा रिएक्शंस को. ठीक है, हमारे रिएक्शंस को कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे कम क्वांटिटी होगा रिएक्टेंट. तो यहाँ पर सबसे कम क्वांटिटी में कौन है हमारा रिएक्टेंट? इसको अगर हम 4/2 करते, ये 4 और ये 2 को डिवाइड करते, 6 को 3 से डिवाइड करते. फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन लेट मी चेंज द वैल्यूज. इसको मैं 9 बना देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि ऐसा हो सकता है. तो इसको 9 बना देते हैं. तो इसका 9 हो जाएगा, 9. अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2 2 ज़ 4 3 3 ज़ 9. तो हमारे पास 2 मोल्स आ रहा है और 3 मोल्स आ रहा है. ठीक है, तो इसमें से सबसे कम जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा हमारे रिएक्शंस को. ये इस दोनों में सबसे कम कौन है? 2 मोल्स है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारे इक्वेशंस का लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिमिट करेगा द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. क्या करेगा? इट लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस. द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, ये लिमिट करेगा हमारे रिएक्शंस के एक्सटेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें, अगर हम लोग डिफिनेशन वाइज डिस्कस करें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. तो लिमिटिंग रिएजेंट द LR is the reagent which get completely consumed in the reactions, in the reaction under consideration, in the reactions, and limit the amount of product formed. Limit the amounts of product formed. ठीक है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. अब इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा इस केस में क्या हो जाएगा? A इज द लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पर A क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. A इज द LR, क्योंकि ये सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल है जो रिएक्शंस को लिमिट करेगा, जो लिमिट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस को ये लिमिट करेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स. अब इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है? लेट मी टेक एन एग्जांपल. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक इक्वेशंस है, S plus O2 give SO. बेटर एग्जांपल लेते हैं, इसको करते हैं कैंसिल. एक एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल SO2 प्लस O2 अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या देगा? 2SO
3 देगा। इसको हम लोग बैलेंस करें तो ये 2s, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 3 O2 हो जाएगा। तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मोल कितना है? 2 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल। अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स अगर 4 है इसका, और इसका गिवन नंबर ऑफ मोल्स अगर 6 है, तो इसमें हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इस 6 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4/2, 6/3, ठीक है, 6/3। यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, इसको मैं 1 बनाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/1, 6/1। तो हमारा इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा 2, 1, 2 और 6। तो सबसे कम क्वांटिटी में हमारे पास कौन है? जो कम क्वांटिटी में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये SO2। तो हम कह सकते हैं कि SO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये लिमिट कर रहा है द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस को ये लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, अगर हम लोग क्वेश्चंस में किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बनता है, हर एक टाइप का सवाल देखते हैं कि किस तरह से बनता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 4 मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड विद 6 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म NH3। अब हम लोग को कुछ फाइंड करना है, इसमें कैसे दिया जाता है। तो LR और स्टोइकियोमेट्री में क्या डिफरेंस है? स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है कि LR में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसका भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इसका भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। लेकिन स्टोइकियोमेट्री में ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन। स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री में इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट इज गिवन, ठीक है। लेकिन LR में क्या होता है? रिएक्टेंट का दोनों रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है लिमिटिंग रिएजेंट में। जब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देंगे तब हम लोग उस पर स्टोइकियोमेट्री में लगाएंगे, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा उस पर हम लोग स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है? एक ही रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, लेकिन रिएजेंट में दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे, उस लिमिटिंग रिएजेंट पर हम लोग क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। तो चलिए ये सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग का पैटर्न्स बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, तो इसमें बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहला स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करना, N2 + H2 गिव NH3। इसको सॉल्व करते हैं। तो N कितना है? एक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2N हो जाएगा, यहाँ पर 3H2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? इसमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है 4 मोल इसका दिया हुआ है, और इसका हमारे पास 6 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सब हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर रिएक्शंस का क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स बचेगा? आफ्टर रिएक्शन अगर हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना बचेगा? 4/1, 6/2, ठीक है। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 2, 3। तो ये हमारा 4 मोल्स आया, ये हमारा 3 मोल्स आया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? हमारा LR है। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हमारा? LR है। 3 मोल इसका बचा, इसका 4 मोल बचा। तो यहाँ पर 3 मोल क्या है? हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज LR, हाइड्रोजन इज LR, LR इज हाइड्रोजन, ठीक है। पहला हम लोग क्या करेंगे? फाइंड LR, ठीक है। LR हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें पूछा जा सकता है, क्या क्या सवाल बनता है कि कितना अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहला सवाल इसमें क्या बनता है? मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। कैसे निकालेंगे मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड? बताइए, मोल्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो कम है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग है सबसे पहले वो निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग निकालते हैं। कितना नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग है? यहाँ पर कितना है? ये 4, ये LR है, हाइड्रोजन इज LR, हाइड्रोजन इज LR। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन इज LR, यहाँ पर हाइड्रोजन LR है, हाइड्रोजन क्या है? LR है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना रिमेनिंग है? 3 मोल हमारा डिसाइड कर रहा है, तो 4 - 3 करेंगे तो ये कितना मोल बचेगा? 1 मोल।
और ये कितना बचेगा 3 माइनस 3 0 मोल। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग है और कितना अपीयर हुआ होगा, जितना मोल खपत हुआ होगा, यानी कि 3 मोल हमारा अपीयर हुआ होगा। तो 3 मोल ऑफ NH3 हमारा रिमेनिंग होगा जो बना होगा। तो 3 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, हमारा सवाल बनता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स था। ये हमारा 1 मोल बचा, इसमें 0 मोल, इसमें 3 मोल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री से गुना कर देंगे ताकि हमें रियल कितना अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन हुआ वो पता चलेगा। तो यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्री है, 1 × 1 इसका स्टोइकियोमेट्री, इसका 0 × 3, इसका 3 × 2 इसका स्टोइकियोमेट्री। ये स्टोइकियोमेट्री से गुना करना होगा, इस स्टोइकियोमेट्री से गुना करना होगा इसका। ठीक है, इसका 1 है तो यहाँ पर 1 से गुना किया, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 6, 0 और ये 1। तो अमाउंट ऑफ NH3 कितना फॉर्म्ड हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहला सवाल, मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड। अगर NH3 का मोल कितना फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 6 मोल। ठीक है, अगर हमको इसका वेट निकालना है तो वेट ऑफ NH3 निकालना है तो वेट क्या होता है, वेट ऑफ NH3 अगर निकालना है तो NH3 का वेट कैसे निकलेगा, मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट 17 आ जाएगा। तो 17 6 जो भी आए, 7 6 42, 102 आएगा। 7 6 42, 102 आएगा। अगर हमें पूछा जाए मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। फिर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ NH3 अगर गैस है तो वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड, तो वो कैसे निकलेगा हमारा 6 × 22.4। ठीक है, एट STP पर निकाल देंगे। ठीक है, चौथा 5वां सवाल हमारा क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। कौन सा एक्सेस, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, कितना है 1 मोल है। अगर हम इसका वेट निकालना चाहें तो वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट निकालना चाहें तो ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो 1 × 14 कर देंगे। इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 फॉर्म कितना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 1 × Na। अगर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो 1 × 22.4 लीटर एट STP। तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब जितना भी बेसिक क्वेश्चंस डेवलप हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट्स पर, मैंने सारा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन नेट और जेई में पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो देखता हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक 6.54 ग्राम ऑफ जिंक है आर ट्रीटेड विद 11.5 ग्राम ऑफ H2SO4। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व एट STP, हाउ मच H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट विद ZnSO4 प्लस H2। अरे भाई, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं इक्वेशंस को कैसे लिख रहा हूँ। अगर आप जब भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो पूरा चीज़ पढ़ के दीजिएगा ना। ठीक है, चैप्टर 1 to लेके 17 तक पढ़ के दीजिएगा, पूरा पढ़ के जाइएगा, तो ये ऑब्वियसली आपको डेवलप हो जाएगा कि कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। और जो भी इक्वेशंस है ये क्लास 10th लेवल का इक्वेशंस है, कोई भी हार्ड लेवल का आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जो आप यूज टू हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री में, उसी से रहेगा इक्वेशंस आपका मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास LR निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, हमें किसका इन्फॉर्मेशन दिया गया, जिंक का दिया गया, H2SO4 का दिया गया। ऑब्वियसली ये LR का ही प्रॉब्लम है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो जिंक का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स सबका कैलकुलेट करें तो होता है 6.54 डिवाइडेड बाय 65.38। ये होता है 65.38 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। और जिंक H2SO4 का कितना दिया हुआ है? 11.5। वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट 98 कर देंगे इसका। ठीक है, हम लोगों को हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो LR होगा उस पर स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लेट मी चेक इसका आंसर क्या आएगा। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद 0.0100 आएगा। ठीक है, हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हैं। ठीक है, और इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे 11.5 को तो कितना आएगा? 11.5 डिवाइडेड बाय इसका आएगा 0.117। तो सबसे कम कौन है? जिंक है। तो जिंक हमारा क्या हो जाएगा? जिंक इज लेस, ये लेस है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इस लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ H2। स्टोइकियोमेट्री, इस पे क्या लगाएंगे? स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्री। जब इसमें स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे तो कितना होगा? 0.1 moles of zinc ठीक है, पहले जनरलाइज करते हैं कि जनरलाइज कितना होता है। 1 mole of zinc produces 22.4 liter of हाइड्रोजन एट STP। अगर हम 0.1 पर निकाले तो 0.1 मोल ऑफ जिंक पर निकाले तो प्रोड्यूसेस कितना? 22.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 2.24 आ जाएगा, 2.24। तो ये आ जाएगा हमारा 2.24 लीटर है, 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ गया। तो मैंने LR किस पर लगाया? ये स्टोइकियोमेट्री किस पर लगाया? LR पे लगाया। तो ये मैंने स्टोइकियोमेट्री किस पर लगाया? LR पे लगाया। स्टोइकियोमेट्री LR पर लगाया। ठीक है, इस पर लगाया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है हाउ मच H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस। तो लेफ्ट इन एक्सेस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितना है? ठीक है, आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितना हो जाएगा? 0.100 माइनस 0.100, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 0.117 माइनस 0.100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट माइनस 0.100। तो वी गेट आंसर एज, इसका आंसर हम लोगों को मिलता है, इसका आंसर मिलता है 0.1017। ये मोल्स लेफ्ट हो जाएगा हमारा, मोल्स लेफ्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हमें निकालना है H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस। तो H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस कैसे निकलेगा? H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस कितना है हमारे पास? 0.017 मोल। इसको हम लोग क्या करेंगे? वेट निकालना है, तो वेट को क्या करेंगे? मोल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। तो 98 से जैसे गुना करेंगे तो वी गेट 98। तो वी गेट अराउंड 1.69 ग्राम। तो दिस इज द आंसर फॉर H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस। सो आवर आंसर्स विल बी 2। एक हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक हमारा आंसर ये हो जाएगा
और एक हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमें यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस कितना हो जाएगा? H2SO4 लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाइड्रोजन इवॉल्व। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रेजेंट दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो हमने स्टोइकियोमेट्री किस पर लगाया? लिमिटिंग रेजेंट पर लगाया। ठीक इसी तरह अगर हम लोग सवाल देखें और तो हमारे पास ये सवाल है, फॉर अ रिएक्शन N2 plus 3H2 गिव टू आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को चूज करना है कि यहाँ पर डाइहाइड्रोजन कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, किस केस में डाइहाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? N2 का 14/28 प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल प्लस 1/2 मोल, 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल ऑफ N2 प्लस 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ 14 2s 28, 2 2s 4। तो यहाँ पर तो डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, LR। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोजन। अगर हम बी नंबर देखते हैं तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 28 प्लस 6/2, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी LR नाइट्रोजन काम कर रहा है, नाइट्रोजन इज LR। सी नंबर केस देखें, 56/28 प्लस 42 का 28 होता है और ऑक्सीजन का 2/5 होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 28 2s 2 मोल 28 2s मोल और 2 5s 10। यहाँ पर भी हमारे पास कौन ऐड कर रहा है? अभी LR नहीं निकला, ये LR नहीं है। ठीक है, ये कम नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? 2 मोल्स है, ये 5 मोल्स है, तो सबसे कम यही है। अगर डी नंबर का देखें हम लोग, अभी LR नहीं निकला है, 35/28 और प्लस 8/2। तो ये कितना आ जाता है? 28 1s 7, 28 35/28 35 डिवाइडेड बाय 28, तो 1.25 आ रहा है ये, और ये कितना आ रहा है? 4 मोल आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका स्टोइकियोमेट्री कितना? 1 है, 1। इसका स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जा रहा है? 0.667 आ रहा है। फिर इसको 3/3 से करते हैं तो ये कितना आता है? 1 मोल आता है, ये बराबर हो गया। इसको 3 से करते हैं तो 1.6 आ रहा है, ये 1.6। और ये कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 4/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 3 1 3 9 1.3 के आसपास आ रहा है। ये हमारा 1.3 के आसपास आ रहा है। LR हम लोग कैसे करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो LR निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे कम कौन है हमारे पास? 1.6 है इधर, और इधर 2 मोल है, तो यहाँ पर डाइहाइड्रोजन एक्टिंग एज ए LR। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा केस सही था, N2 इज एक्टिंग एज LR। यहाँ पर N2 इज एक्टिंग एज LR, यहाँ पर क्या हो रहा है? N2 इज LR। इस केस में हमारा क्या है? डाइहाइड्रोजन इज LR। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए, जेईई मेन का सवाल इस तरह से बनता है। जेईई मेन का 2019 में पूछा था, इस तरह से हम लोगों को बनाना है। एक क्वेश्चन नीट का देखते हैं, AIPMT का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, AIPMT और इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नीट से पहले होता था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is burnt with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को प्रोजेक्ट करेंगे। Mg प्लस O2 बर्न करेंगे तो क्या देगा हमें? Mg ऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस करते हैं
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 mg है, यहाँ पर 2 mg कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना मोल बना, 2 मोल्स बना। तो हमारे पास कितना 1 ग्राम है। तो पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 24। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 0.56 बाय 32, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.04167। इसका आंसर आएगा 0.04167। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.0175। अभी हमारा LR नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, LR निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड LR हम लोग क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो इफ यू आर डिवाइडिंग 0.041667 डिवाइडेड बाय 2 and 0.0175 divided by 1, what we get? So we get here 0.0208। इसका कितना आएगा 0.0175। तो हमारा LR कौन हो जाएगा, यहाँ पे LR हमारा ये हो जाएगा, दिस इज LR। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। तो आप नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितना है, तो हमारे पास मैग्नीशियम ही है 0.0208 माइनस 0.0175। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस 0.0175 वी गेट एज 0.00333। सो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट किसका है, ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट है। तो हमें क्या निकालना है, उसका वेटिंग ग्राम निकालना है। वेटिंग ग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट निकल गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट से इसको गुना करेंगे ताकि हमें एक्सेस पता चल जाए। तो कितना कोएफिशिएंट है हमारा, 2 कोएफिशिएंट है, इस 2 से हमको गुना करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट को ताकि हम निकाल सकें। तो 0.00333 इंटू 2 करेंगे। 2 हमारा कहाँ से आया, कोएफिशिएंट से आया, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 0.00667। हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ये पूछ रहा है हमें पूछ रहा है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। हाउ मच मतलब वेट इन ग्राम निकालना पड़ेगा। तो वेट इन ग्राम निकालने के लिए क्या करना है, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से गुना करना है। तो वेट ऑफ mg लेफ्ट इन एक्सेस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.00667 इंटू 24। जब करेंगे इसको सॉल्व तो वी गेट 0.16 ग्राम। तो ये हमारा mg हो गया और ये LR हमारा कौन हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सवाल में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह का LR का सवाल होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। सारा मैंने डिस्कस कर दिया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। LR का प्रॉब्लम इससे ज़्यादा मुश्किल है पूछना, ये सबसे सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं हम लोग परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी पर। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड। तो हम लोग लिखते हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड को हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे होता कैसे है। परसेंटेज यील्ड समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को हम लोग कैसे समझेंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product obtained when reactant यानी कि limiting reagent, amount of product obtained when all the limiting reagent has reacted, मतलब reactant has reacted, when all the limiting reagent has reacted। और हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या होता है,
एक्चुअल यील्ड हम लोग क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है। एक्चुअल यील्ड क्या होता है हमारे पास, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड by experiment from a chemical reaction, by experiment from a chemical reactions. When amount of product actually obtained by experiment from a chemical reactions. तो एक्चुअल यील्ड क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन से आता है। थियोरेटिकल यील्ड क्या होता है, जो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट जो पढ़ रहे थे वो अप्लाई करने के बाद हम लोग थियोरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज यील्ड क्या होगा, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड अगर हमको निकालना है तो परसेंटेज यील्ड अगर निकालना है तो वी टेक इट एज एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, या एक्चुअल मास बाय थियोरेटिकल मास, या एक्चुअल मास ले लो बाय थियोरेटिकल मास इंटू 100, या एक्चुअल मोल्स बाय थियोरेटिकल मोल्स बाय थियोरेटिकल मोल्स। सब हमें क्या देगा, परसेंटेज यील्ड देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मैं समझना चाहूँ तो कैसे समझ पाऊंगा इसको, कि इसमें ये 100% है। ठीक है, तो इसको समझना चाहूँगा जैसे कि मैं गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल भराता हूँ, तो अगर उसमें लिखा है कि गाड़ी का जो माइलेज है वो 37 किलोमीटर प्रति लीटर देता है, लेकिन जब मैं एक्चुअली रोड पर चलाता हूँ तो वी गेट 5 लीटर एज ए माइलेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल कितना आया 5, थियोरेटिकल कितना आया 7। जो कंपनी बोलती है कि 1 लीटर में 7 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में 5 लीटर आया, तो हमें क्या 5 किलोमीटर आया तो 5/7 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं परसेंटेज यील्ड। इसका क्वेश्चन देखते हैं, बेटर समझ में आएगा कि क्या होता है। क्वेश्चन है theoretical yield. When suppose a theoretical yield for an experiment was calculated to be 19.5 and the experiment was performed but only 12.3 gram of product was discovered. ठीक है, suppose a theoretical for an experiment was calculated, theoretically calculate किया गया 19.5 calculate किया गया, जब experiment perform किया गया तो 12.3 किया। ठीक है, कार कंपनी ने बोला कि 7 किलोमीटर प्रति लीटर देगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप गाड़ी चलाए तो उसमें आपको कितना मिला, 5 किलोमीटर का माइलेज मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंट जब ये हमारा एक्चुअल यील्ड है, ये हमारा थियोरेटिकल यील्ड है। तो नाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। कैसे निकालेंगे परसेंटेज यील्ड, हम लोग कैसे निकालेंगे, थियोरेटिकल नहीं, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल, थियोरेटिकल इंटू 100। एक्चुअल कितना है 12.3 और थियोरेटिकल कितना 19.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 123 डिवाइडेड बाय 19.5, वी गेट 63.1% यील्ड। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि क्या होता है थियोरेटिकल यील्ड, ये एक्चुअल एंड थियोरेटिकल यील्ड। अब हम लोग इक्वेशन वाइज जो केमिस्ट्री में लगाएंगे वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि परसेंटेज यील्ड निकालना है। ठीक है, तो इनिशियली 2 मोल्स ऑफ N2 एंड H2 आर टेकन, 0.5 मोल्स ऑफ NH3। सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशंस में हम लोग थियोरेटिकल नहीं, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। अब हम लोग थियोरेटिकली निकालते हैं। थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन। ठीक है, थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। तो हमारे पास थ्योरेटिकल मोल्स कितना दिया हुआ, 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल। इनिशियली 2 मोल हमारा N2 का रिएक्ट कर रहा है और H2 का रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 2 मोल और 2 मोल दिया हुआ है, और कितना मोल का फॉर्मेशन हो रहा है 0.5, वो हम निकालेंगे पहले। अभी हम लोग क्या लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड का डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ऑल द लिमिटिंग रिएजेंट हैज रिएक्टेड। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट जो हो रहा है उसका रिएक्शन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर रिएक्शन निकालते हैं, सबसे पहले आफ्टर रिएक्शन निकालते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा 2/1, इसमें क्या जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 2 और ये कितना हुआ 0.667। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, LR निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, LR हमारा ये हो जाएगा। LR निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद ये हमारा LR हो जाएगा। जितना जो हमारा सबसे कम है उतना अपीयर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो NH3 का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा 0.667 होगा। ठीक है, इसको नंबर ऑफ मोल से गुना कर देंगे। ठीक है, तो वी गेट व्हाट 0.66। एक मिनट इसको कैलकुलेट करके बता। तो हमारा कितना मोल बना, ये मोल ऑफ NH3 कितना बना 0.133 बना, 1.33 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। हमारा ये क्या हुआ, थ्योरेटिकल हुआ। अब प्रैक्टिकली कितना निकला हमारा 0.5। ठीक है, प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंट। तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड, यार यील्ड का स्पेलिंग ही गलत हो रहा है। परसेंटेज यील्ड अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0 एक्चुअल यील्ड है ना, एक्चुअल यील्ड 0.5 है, क्योंकि 0.5 और थ्योरेटिकल यील्ड 1.33 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.33, तो वी गेट 37% as 37.5%। तो वी गेट 37.5% percentage yield of NH3। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। और एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग परसेंटेज यील्ड का, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 ग्राम ऑफ COCO3 20 ग्राम ऑफ रेसिड्यू वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। 20 ग्राम ऑफ रेसिड्यू क्या है, ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। तो CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो वी गेट CaO प्लस CO2। CO2 तो गैस है, निकल जाएगा बीकर से, हमारे पास रेसिड्यू ये बच जाएगा। तो हमारे पास इसका कितना है मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, इसका 48, तो ये हो जाएगा टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम से हमारा ये कितना बन रहा है, कैल्शियम 40 प्लस 16, तो ये 56 ग्राम बन रहा है। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस कितना 56 ग्राम ऑफ CaO। इससे हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हम लोग क्या है LR लगाने के बाद। ठीक है, यहाँ पर तो LR लगेगा नहीं क्योंकि एक ही रिएक्टेड के बारे में, तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री से निकालेंगे कि कितना CaO का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ CaO, दैट इज रेसिड्यू, यही रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, हम लोग को 50 ग्राम पर निकालने के लिए बोला जाता है। 50 ग्राम पर कितना हो जाएगा, 50 ग्राम ऑफ CaCO3, पहले सबसे पहले 1 ग्राम पर निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। 1 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 56/100 अगर करें तो ये हमारा आ जाएगा 56/100 ग्राम ऑफ CaO बनेगा। ठीक है, हमारे पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे हमारा कितना यील्ड हो रहा है वो निकालते हैं। 56/100 इंटू 50 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 52 ×
टू 28। तो 28 ग्राम हमारा COO का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ग्राम ऑफ COO का फॉर्मेशन। ये हमारा क्या हुआ, थियोरेटिकल यील्ड हो गया, ये हमारा थियोरेटिकल हो गया, थियोरेटिकल। हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल बाय थियोरेटिकल से मास, थियोरेटिकल मास से डिवाइड कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड निकालेंगे तो वी गेट परसेंटेज यील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कितना हमारे पास, एक्चुअल हमारे पास 20 है और थियोरेटिकल कितना है 28, इंटू 100 कर देते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको सॉल्व करते हैं, 214 का 210 का 27 का 25 का, तो 500/7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 के 1, 71.1%, 71.4%। तो इस तरह से परसेंटेज यील्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड बहुत आसान था, इसमें थियोरेटिकल बाय एक्चुअल को निकालना होता है, उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि कैसे हमारा परसेंटेज यील्ड हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है परसेंटेज प्योरिटी। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ जिसका नाम है परसेंटेज प्योरिटी। चलिए परसेंटेज प्योरिटी को देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी में क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी को अगर हम समझना चाहें तो परसेंटेज, द परसेंटेज प्योरिटी इज द परसेंटेज प्योरिटी is the percentage of a pure compound, is the percentage of a pure compound in an impure sample, percentage of a pure compound in an impure sample, in an impure sample। तो अगर हम सैंपल की बात करें, सैंपल का मतलब क्या होता है, सैंपल का मतलब क्या होता है, अगर हम सैंपल बोले तो सैंपल में क्या होता है, प्योर और इम्प्योर दोनों होता है। सैंपल में प्योर कंपाउंड भी होता है और इम्प्योर कंपाउंड भी होता है। सैंपल में दोनों चीज होता है, प्योर एंड इम्प्योर कंपाउंड दोनों, ठीक है। तो ये दोनों चीज होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी का, तो परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल बाय टोटल मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल, कंपाउंड इन सैंपल बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल, बाय टोटल मास, बाय टोटल मास ऑफ ए प्योर सैंपल, सैंपल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक 150 ग्राम ऑफ सैंपल है ऑफ कॉपर और कंटेन 87.3 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर। तो हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का यह फॉर्मूला, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल बाय मास टोटल मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल इंटू 100। तो इसमें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, परसेंटेज प्योरिटी। तो हमारे पास टोटल मास ऑफ द प्योर सैंपल कितना है, 87.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 58.2%। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये इस तरह से परसेंटेज प्योरिटी का सवाल बनता है। तो हमारे पास ये सवाल है, इसमें बोला जा रहा है इस सवाल में कि 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर कार्बन, तो टोटल मास ऑफ द इम्प्योर सैंपल हमें मिल गया, इज हीटेड स्ट्रांगली विद एक्सेस ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड 12.2 लीटर, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, C+O2 gives CO2, बैलेंस कर देंगे इक्वेशंस। आफ्टर दैट विल फाइंड आउट कि इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना फॉर्म्ड हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म कितना हुआ है,
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, 12.2 डिवाइडेड बाय 22.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2, तो वी गेट 0.5 मोल्स। ठीक है, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हमारे पास कितना है, 1 मोल कंबाइन करता है, 1 मोल कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास है, 0.5 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि 0.5 मोल ऑफ कार्बन हमें ज़रूरत है टू प्रोड्यूस 0.5 मोल, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेट, टोटल मास ऑफ दिस। तो मास ऑफ कार्बन निकालते हैं हम लोग इससे। तो मास कैसे निकलेगा, इससे मास कैसे निकाल पाएंगे, तो 0.5 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। तो ये कितना, ये क्या हो गया हमारा, प्योर कार्बन हो गया, ये प्योर कार्बन है। ठीक है, तो प्योर कार्बन इतना रिएक्ट कर रहा है तो ये 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये थियोरेटिकली निकला, अब प्रैक्टिकली हम लोग को दिया हुआ कि 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा, 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो वी गेट आंसर एज 60%। तो वी गेट आंसर एज 60%। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम परसेंटेज प्योरिटी। और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आइडिया हो जाएगा हम लोगों को कैसे यूज करना है हम लोग। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 इफ 150 ग्राम ऑफ द सैंपल, यानी कि ये इम्प्योर है, टोटल इम्प्योर सैंपल है, गिव्स आउट 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑन हीटिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो CaCO3 जब हीट करेंगे तो इट विल गिव CaO प्लस CO2। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल CO3 150 ग्राम ऑफ सैंपल गिव्स आउट 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पर 100 ग्राम कितना दे रहा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 ग्राम, और ये कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है कार्बन का 12 और 16 का 34, 144 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ 100 ही ग्राम, यहाँ 100 ग्राम 44 ग्राम दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 150 ग्राम दे रहा है। कितना बोल रहा है, बोला जा रहा है 150 ग्राम हमारा, तो गिव आउट 44 ग्राम, यहाँ पर 100 ग्राम दे रहा है, तो प्योर ये हो गया और इम्प्योर ये हो गया। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा, परसेंटेज प्योरिटी इज 100 बाय 150, क्योंकि 100 ग्राम से 44 ग्राम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम इम्प्योर सैंपल है हमारा, और प्योर सैंपल मेरा 100 है। तो इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100, दिस कैंसिल आउट। तो फाइनली इफ यू सॉल्व इट तो हमें क्या मिलने वाला है, 5 2 5 3 15, 5 2 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200/3। 200/3 को सॉल्व करेंगे तो 66.67% आएगा, राइट। तो इस तरह से परसेंटेज प्योरिटी का सवाल बनता है। अभी मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक बार मैं फिर से LR का और हम परसेंटेज प्योरिटी का सवाल लेंगे कि किस तरह से बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ टाइम परमिट्स वी विल डू दिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 12 के लिए भी बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कि क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास, यानी कि इसको बोलते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, परसेंटेज W/W। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
मास परसेंटेज ऑफ, नहीं सॉरी, होल्ड ऑन, ये नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग को पता है क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में अगर दिया रहे, अगर ये चीज़ दिया रहे परसेंटेज, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन दिया रहा है कि परसेंटेज 10%, ऐसे लिखा रहा 10% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इससे हमको बोला जाए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा या मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, 100 माइनस 10 कर देंगे। 100 ग्राम किसका होगा, इसका, और 10 ग्राम सॉल्यूट का। तो ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो सॉल्वेंट आएगा। तो 90 kg, 90 ग्राम लिखिए या केजी लिखिए, 90 ग्राम है, यहाँ पे मैंने 90 ग्राम लिया है तो 90 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो 90 ग्राम, ठीक है। तो ये है मास परसेंटेज। इसी तरह हमारा दूसरा टर्म होता है कंसंट्रेशन टर्म। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो भी टर्म्स इसमें क्या होगा, एक स्टार मार्क करके लिख दीजिए कि स्टार मार्क इसमें क्या है कि जो भी टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो इसको मैं स्टार मार्क लगा दिया हूँ और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं क्योंकि इसमें मास है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पहला है हमारे पास, ये दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये दूसरा परसेंटेज है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ऐसे दिया रहेगा परसेंटेज V बाय V, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग कैसे समझेंगे, तो ये कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ले लें, अगर हमारे पास 10% V बाय V लिखा है, 10% V बाय V लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 10% V बाय V इथाइल अल्कोहल लिखा है, इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ml अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल,
10% इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब है 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल is present in 100 ml of solution. क्या लिखी हो? ये 10% V/V ethyl alcohol, 10 ml of ethyl alcohol is present in 100 ml of solution. ठीक है, राइट। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। और चलिए हम लोग आगे की तरफ। अब हमारे पास एक न्यू टर्म है जिसका नाम है ग्राम पर लीटर। क्या है? ग्राम्स पर लीटर। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर लीटर। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है वो बताइए। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, तो ये इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है, वॉल्यूम। ग्राम पर लीटर पे आइए। ग्राम पर लीटर को कैसे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट in grams present in volume of solution in liters। ठीक है, लीटर्स। ठीक है, अगर हमारे पास ये दिया रहा है एक इलस्ट्रेशन के तौर पर हम लोग देखते हैं कि 5 ग्राम पर लीटर NaCl का मतलब क्या होता है? मीन्स 5 gram of NaCl is present in 1 liter of the solution, is present in 1 liter of the solution। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? यस, टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम इज देयर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने सब का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरह से दिया रहेगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। चौथा प्रॉब्लम, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml, 1000 ml, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास, और मोलार मास एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यस, वॉल्यूम इज देयर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, कुछ हम लोग इसका एसोसिएटेड टर्म समझते हैं कि कॉमनली यूज मोलैरिटी टर्म क्या क्या होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में केवल m लिखा रहे तो इसका मतलब होता है 1 मोल पर लीटर। अगर हमारे पास ये लिखा रहे m/10, इसका मतलब होता है डेसीमोलर, डेसीमोलर। इसका मतलब होता है 1/10 मोल पर लीटर। ठीक है,
अगर हमारे पास m/100 लिखा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमोलर। क्या बोलते हैं? सेंटीमोलर। सेंटीमोलर। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/100 मोल पर लीटर। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया रहा है m/2 तो इसका मतलब होता है सेमी मोलर। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 मोल्स पर लीटर। ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया रहा है 2m तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय मोलर। बाय मोलर। इसका मतलब होता है 2 मोल पर लीटर। तो हमारे पास जो टर्म है इसको ध्यान रखना है, ये टर्म को ध्यान रखना है। ये यूज होता है, कॉमनली यूज टर्म है ये। ठीक है, कॉमनली यूज टर्म है ये। तो ये क्या है? कॉमनली यूज टर्म। कॉमनली यूज्ड टर्म्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 नंबर हो गया। 5th नंबर पर चलते हैं। फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वही चीज होता है मोलैरिटी की तरह, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मेलिटीज यूज करेंगे। फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम ई किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है, बस आयनिक कंपाउंड के लिए आपको फॉर्मेलिटी यूज करना है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट मोलैरिटी का ही लगेगा। तो ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? यस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये बिल्कुल सेम लाइक मोलैरिटी है। सेम लाइक मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी की तरह ही सॉल्व करेंगे इसको। बस ग्राम फॉर्मूला मास यूज होता है। NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब कंपाउंड हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग इसमें डील करते हैं। हालांकि वो फॉर्मेलिटी से भी डील करते हैं, मोलैरिटी से भी डील कर सकते हैं। अब छठा टर्म हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। तोतला वाला मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? इसको छोटा m से डिनोट किया जाता है और उसको बड़ा m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट mass of solvent in kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा, तो इसको kg में डिनोट किया जाता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यू टर्म है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। हम लोग यहाँ डील नहीं करेंगे, नॉर्मेलिटी को हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डील करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन जब डील करेंगे उसी में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। छठा हो गया, पचमा। छठा हो गया, सतमा। 7 नंबर जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर है हमारे पास एक कंटेनर है हमारे पास इस कंटेनर में क्या है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें A और B मिलकर के कोई सॉल्यूशन बनाया है। A और B मिलके कोई सॉल्यूशन बनाया है।
ए और बी मिलके कोई सॉल्यूशन बनाया है। तो इसमें मोल फ्रैक्शन को हम लोग साई से करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, किसी एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो कैसे लिखेंगे, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये चाय बी हो जाएगा, चाय बी या साई बी बोलते हैं कोई टेक्स्ट। और ध्यान रहे कि साई ए और साई बी मिलके क्या बनाता है, 1 बनाता है। देखिए यहाँ पर एन ए बाय एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी बाय एन ए प्लस एन बी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके हमारा 1 बनाता है। ठीक है, तो दो हमारे पास एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन निकलता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जैसे पीपीएम होता है, उसको हम लोग डील करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th में। और नॉर्मेलिटी हम रिडॉक्स रिएक्शन में जब पढ़ाएंगे तो उसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डील करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं रिलेशंस बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशंस बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे क्या होगा कि अगर कोई एक जैसे मोलैरिटी दिया हुआ है, जैसे वेट बाय वेट दिया हुआ है, उसे हम लोग को मोलैरिटी निकालने दिया जाए, जैसे हमें जैसे हमें डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है, तो उससे हमको अगर मोलैलिटी निकालना है तो ये रिलेशन हमारे लिए बेस्ट होता है, ताकि हम लोग लॉन्ग स्टेप से ना जा करके शॉर्ट स्टेप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले तो हमारे पास पहला रिलेशन है। हम लोग जो पहला रिलेशन पढ़ेंगे किसके किसके बीच में, पहला रिलेशन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड मोलैरिटी, इसके बीच में पढ़ेंगे रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा ये है। ये शॉर्टकट मेथड है, इससे हम लोग आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मोलैरिटी जो होता है वो किसके बराबर है, 10xD/mWb। बी जो है हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, बी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सॉल्यूट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और ए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेयर एम क्या है हमारा, मोलैरिटी है। ठीक है, और एक्स क्या है हमारा, परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट। डी क्या है हमारा, डेंसिटी है। ठीक है, और डेंसिटी हमारा जनरली किस में दिया रहेगा, ग्राम पर ml और ग्राम पर cc, एक ही चीज़ है। और MWb क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये पहला टर्म है। दूसरा हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे m इज इक्वल टू MD बाय 1 प्लस MWb बाय 1000। ठीक है, तो इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, वेयर m इज मोलैरिटी, m is molality, D is density, MWb is molecular weight of solute। ठीक है, तो
डेंसिटी हमारा किस में दिया रहेगा, ग्राम पर सीसी में या ग्राम पर ml में, ठीक है, इसी में दिया। तीसरा रिलेशन हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी सबका न्यूमेरिकल देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू एक्स बी बाय चाई ए बाय चाई बी इंटू 1000 बाय MWA, where m is मोलैलिटी तोतला वाला, एक्स बी चाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बी चाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। MWA क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 रिलेशन देखा। 3 रिलेशन में सबसे पहले हम लोग वेट बाय वेट और मोलैलिटी का रिलेशन देखा, 10 by MWB रिलेशन में मोलैलिटी MD और मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का हम लोग। अब चलिए हम लोग जल्दी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये क्या हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम लिखेंगे, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना 100, तो 100 से प्लस करेंगे तो 110 आएगा, 110 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। तो इसको जब पुट अप करेंगे तो वी गेट मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, हेलो मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 बाय 110 इंटू 100, ये खत्म 100 बाय 11 9 का 99.09, तो ये हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सवाल देखिए कि सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 55% बाय मास, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल, द डेंसिटी इज इतना, सैंपल का डेंसिटी दे दिया गया है, हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना मास होगा नाइट्रिक एसिड का इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल। तो सबसे पहले सवाल में हम लोग समझेंगे कि 55% बाय मास का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 55 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 gram of sample, in 100 gram of sample, ठीक है। इस सैंपल 55 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। अब हमें डेंसिटी दे दिया गया, जब डेंसिटी दे दिया गया तो वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सैंपल। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी करना होगा। तो मास कितना दिया हुआ हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल, और सैंपल का डेंसिटी दिया हुआ 1.36। वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये जो निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम निकल रहा है। तो ये कितना आएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 70, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 73.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 73.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आया। तो ये कितना मास होल्ड कर रहा है, ये कितना मास होल्ड कर रहा है, 55 ग्राम होल्ड कर रहा है। हमको 100 ग्राम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर निकालना है। तो 73.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल कितना कंटेन कर रहा है, वेट कंटेन्स 55 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। हमको क्या निकालना, कैलकुलेट द मास ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल। अगर हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब पर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 55/73.5। एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर कैसे निकालेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे। तो 55/73.5 into 100. If we calculate it, what we will get? If we calculate it, what we will get? We get 74.8. So answer for this question is 74.8 gram of HNO3. तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते चलते क्वेश्चंस को आराम से। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन बनाता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसका डेंसिटी दिया हुआ है बाय मास। तो 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब क्या होता है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सैंपल, 100 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है। तो 15 ग्राम हमारा निकल गया। तो मास ऑफ H2SO4 कितना है, मास ऑफ H2SO4 कितना है, 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया हुआ हमारे पास, 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस मास ऑफ H2SO4 हमारा दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम ये हमारा दिया हुआ 15, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 होता है। तो 15/98 जब करेंगे तो वी गेट आंसर एज 0.153, राइट। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास मास दिया हुआ है, तो इससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ, 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1.36। डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1.1 दिया हुआ है, 1.1 दिया हुआ है, सॉरी। डेंसिटी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1.1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट एज 0. ये हमारा ग्राम में है और 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 90.91 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि हमारा वो लीटर में आ जाए, 0.091 लीटर, ठीक है। ये लीटर आ गया। हम लोग अब आराम से निकाल सकते हैं मोलैरिटी।
तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितना आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? 0.5153 और वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया? इतना 0.091। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट आंसर एज 1.68 मोल पर लीटर या 1.68 एम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड तो हमारे पास यही है 10xd/mWb। ठीक है, 10xd। तो अगर डायरेक्ट मेथड यूज करें, डायरेक्ट मेथड यूज करें तो ये मोलैरिटी कैसे निकलेगा? 10xd बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। 10x कितना दिया हुआ हमारे पास? 10, 15% दिया हुआ। डेंसिटी कितना दिया हुआ? 1.1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट कितना है? सोल्यूट हमारा कौन है? H2SO4 है। सोल्यूट इज H2SO4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 98। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट डायरेक्ट आंसर एज 1.68 एम। तो ये डायरेक्ट मेथड से किया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल मेथड से किया। अब इसी तरीके से हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ कितना? 100 ग्राम। अगर हम उससे माइनस कर दें सॉल्यूट को तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट? 100 माइनस 15, 85। 85 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो व्हाट वी गेट? 0.085 kg। अब क्या करेंगे? मोलैरिटी निकाल देते हैं। छोटा एम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकाले थे? 0.153 डिवाइडेड बाय 0.085। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1.8 मोल पर केजी और 1.18 स्मॉल एम। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो वी हैव मेथड हियर, डायरेक्ट मेथड। हमारे पास कौन है? रिलेशन में मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, md प्लस m इंटू MWb/1000। ये वाला फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मेथड से अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो क्या है? m इज इक्वल टू m d बाय 1 प्लस m इंटू MWb/1000। हमें m निकालना, तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ? 1.6 m, 8 दिया हुआ है। मोलैरिटी डेंसिटी कितना दिया हुआ? 1.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? सोल्यूट का वेट है 98 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट m एज 1.8। इस तरह से डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं और इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम से भी जेई का भी देखेंगे कि इस तरह से बनता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन है जिसमें 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है और 50% एसिडिक एसिड है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? अभी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास सपोज कीजिए कि 100 ग्राम से परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम। उसमें मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर 25 ग्राम है। ठीक है, 25 ग्राम। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहें तो 25/18 करना पड़ेगा। 25/18 जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1.39। ठीक उसी तरह 18 क्या है? 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है। 18 क्या है हमारे पास?
ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो 18 लिखना है। मास ऑफ इथेनॉल कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 25 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, 25 बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वेट इन ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट। तो C2H5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 दूनी 24, 5 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो 24 5 29, 5 46 हो जाएगा, ये 46 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.54। उसी तरह मास ऑफ एसिटिक एसिड निकालते हैं, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकलेगा, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, जीरो पॉइंट 54। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, CH3COH का, CH3COOH का मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो 12 3 12, 2 ऑक्सीजन 32 प्लस 1 33 हो गया, 33 और 12 45, 45 और 3 48, 48 गया 60 ग्राम। तो मोल्स ऑफ CH3COH निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 50/60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.83। अब हमको सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पहले निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि चाय ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना निकाला हम लोगों ने, 1.39, ठीक है, 1.39 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1.39 वाटर का है, 0.54 इथेनॉल का है, और प्लस और एसिटिक एसिड का 0.83 है। तो 1.39 डिवाइडेड बाय, इसको जब प्लस करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये 2.76 देगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 0.503। उसी तरह हमारे पास चाय ऑफ C2H5OH निकालते हैं। C2H5 का इतना 0.54, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना 2.76, तो ये आएगा 0.196। ठीक उसी तरह चाय ऑफ एसिटिक एसिड निकालते हैं। चाय ऑफ एसिटिक एसिड कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 0.83 डिवाइडेड बाय 2.76, तो फाइनली वी गेट आंसर है 0.301। तो ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नीट और जेई लेवल का प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे पास है AIEEE 2012 का। इसमें बोला जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया हुआ है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। डेंसिटी दिया हुआ हमें वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है और हमें मोलैरिटी निकालना है, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, वेट इन ग्राम, ये है वेट इन ग्राम, और हमारे पास सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2 मोल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ 120, और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1120 ग्राम। हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ, हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू ये मास बाय डेंसिटी, 1120 बाय 1.15। तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट दिस एज
इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट इन ml, हम लोग को लीटर में चाहिए। 1 लीटर कितने के बराबर, 1000 ml के बराबर होता है। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली व्हाट वी गेट, वी गेट व्हाट, मोलैरिटी निकालना। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा, ये हमारा लीटर में आ गया। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमारे पास ये है। तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो 1120 इंटू 1.15 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 2 इंटू 1.15 इंटू 1000 1120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.05 मोलैरिटी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है मोलैरिटी ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.10 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसको मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को पता है कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 होता है, ठीक है, पिछले वाले प्रॉब्लम से, इज एडेड टू 0.30 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.300,000 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मोलैलिटी चाहिए, तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन है, यूरिया है। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ, 0.0100 ग्राम डिवाइडेड बाय 60। जब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, 0.060, तो व्हाट वी गेट 1.67 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, तो डेंसिटी हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो इससे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमको लीटर में बदलना है इसको। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 ऊपर से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 कितना हो जाएगा, 1 kg, और सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1 लीटर, तो kg पर लीटर हो जाएगा, kg पर लीटर। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 kg अपॉन लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकालते हैं। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1 kg पर लीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 0.3 1000 लीटर, 0.3 लीटर। ये लीटर उड़ गया, ये आ जाएगा 0.3 kg। मोलैलिटी निकालना, तो मोलैलिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 5.57 इंटू 10 टू द पावर -4 स्मॉल m। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैलिटी एंड कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो लास्ट टॉपिक करने के बाद वो वाइंड अप कर देंगे। हमारे पास एक नया लास्ट टॉपिक है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट
केसेस ऑफ मोलैरिटी क्या क्या हो सकता है केसेस, वो देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस। तो अगर हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी अगर हम m1 लेते हैं और वॉल्यूम इसका v1 है, ठीक है। v1 को अगर हम ml में लेंगे तो ml से तो मिलीमोल हो जाएगा, अगर हम mml लेते हैं तो मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम कुछ सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसमें वाटर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो ये क्या होगा, इसका करने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो था वो इनिशियल जो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हमारा, ये जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा डाइल्यूशन करने से क्या इफेक्ट आएगा, मोलैरिटी में चेंजेस आएगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारा फिक्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइनल विल बी रिमेन सेम। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं सॉल्यूट का तो वो कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, m1 इंटू v1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के। तो ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, m2 v2, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, मिली मोल्स में देगा आंसर, मिली मोल्स में आंसर देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मिलीलीटर में लिया है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml 0.8 टू ऑब्टेन 0.2 ml सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, m1 v1 बराबर m2 v2। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, लेट x मान लेते हैं, लेट x ग्राम x ml ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है। तो m1 v1 कितना है हमारे पास, 500 इंटू 0.8। हम लोग ऑब्टेन क्या कर रहे हैं, 0.2। फाइनल सॉल्यूशन कितना, 500 प्लस x। इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, 10 8 5 ज़ा 400 2/10 इक्वल टू 500 प्लस x। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2000 इज इक्वल टू 500 प्लस x। x कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000 माइनस 500 दैट इज 1500 ml हम लोगों को वाटर ऐड करना होगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास है केस 2, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। इसका केस देखते हैं, इसमें क्या होता है। हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर में हमारे पास एसिड है, इसको बोलते हैं एसिड 1। दूसरा बीकर हमारे पास है एसिड 2 और फाइनल हमारे पास एसिड का मिक्सचर बनता है, एसिडिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी m1 लेते हैं, इसका वॉल्यूम v1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं, इसका v2 लेते हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी और वॉल्यूम हम ले रहे हैं। अगर हम इसका फाइनल निकालेंगे तो m फाइनल v फाइनल। तो हम कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी इन मिक्सिंग, m फाइनल
इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो नंबर ऑफ मोल्स है, एक्चुअली में ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल मिक्सचर, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल मिक्सचर। तो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट टू नो कि कैसे इंडिविजुअल मिक्सचर, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। लेट मी सी, इसको न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों का जो नंबर ऑफ मोल्स आया था वो क्या आया था, मिली मोल आया था, नंबर ऑफ मिली मोल्स, ये है मिली मोल्स, क्योंकि ये सब क्या है, वॉल्यूम हमारा ml में है, ml में है, ठीक है। तो हमारा मिली मोल्स आएगा, ये सब नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो ये भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो हम इस सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 एंड 1000 ml ऑफ H2SO। तो हमें रिजल्टेंट मिक्सचर का निकालना है मोलैरिटी। तो M फाइनल, V फाइनल कितना हो जाएगा, V फाइनल हमारे पास कितना है, 1000 है। M फाइनल M1 V1 प्लस M2 V2, इस तरह से करना है। M फाइनल इंटू 1000 करते हैं इसको, इंटू 1000। M1 V1 हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर से M1 V1 निकालते हैं। M1 V1 एक्चुअली में क्या है, M1 V1 क्या है, नंबर ऑफ मिली मोल्स है, मिली मोल्स। नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ M1 V1 निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 9.8 ग्राम वेट, इसका 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 98, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मिली मोल आ जाएगा, 0.1 मोल्स आ जाएगा, ये मोल्स आएगा, ठीक है। इसको हम लोग को मिली मोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी है हमारा ml में दिया हुआ था, ml हमें क्या देगा, मिली मोल देगा। तो इसको सबसे पहले मिली मोल्स में बदलेंगे। तो 1 मिली मोल्स कितने के बराबर होता है, 1 मिली मोल्स कितने के, इसको करेंगे 10⁻³ मिली मोल। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 100 मिली मोल्स आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 100 मिली मोल प्लस M2 कितना है हमारे पास, 1000 है, इंटू V2 कितना है हमारे पास, V2 हमारे पास 1000 है, M2 हमारे पास 0.2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 100 प्लस ये मिली मोल दे रहा है सब, तो ये 200 हो जाएगा, तो ये टोटल 3 हो जाएगा। तो M फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, 300/1000। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 M आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट मिक्सचर का बना सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम था। अब हम लोग चलते हैं लास्ट केस नंबर 3। हमारा लास्ट केस है मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस। मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिली मोल्स ऑफ आयन निकालना है तो ml में रखना पड़ेगा, मिली मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हम लोगों को मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, FeCl3 को हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि आयनिक फॉर्म इक्वेशन है, इसको हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ईच आयन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ each ion when 50 ml of 0.4 m FeCl3 is mixed with 200 ml और 0.2 KCl। सबसे पहले क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म इक्वेशन को, इसको आयनिक कंपाउंड को सबसे पहले तोड़ेंगे। तो ये किस में टूटेगा, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस 3Cl- में। इसका मतलब क्या है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल Fe3+ बना और 3 मोल इसका Cl- बना,
उसी तरह KCl को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे बनेगा, K प्लस और Cl माइनस टूटेगा। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल K प्लस बना है और इसका 1 मोल Cl माइनस बना है। तो हमें पूछा जा रहा है कि सारे का हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ FeCl3 निकाल दें। ठीक है, मिली मोल्स ऑफ FeCl3। तो FeCl3 का मिली मोल्स कैसे निकलेगा, 50 इंटू 0.4। तो ये 10 हो जाएगा, ये खत्म, तो ये 20 हो जाएगा, 20 मिलीमोल। ठीक है, 20 मिलीमोल से हम लोगों को क्या निकालना, मोलैरिटी निकालना। तो कितना मोल हमारा Fe3 प्लस बना, तो मिली मोल ऑफ Fe3 प्लस कितना बना, मिली मोल ऑफ Fe3 प्लस कितना बना, 20 मिली मोल। और मिली मोल ऑफ Cl माइनस कितना बना हमारे पास, 20 इंटू 3, दैट इज 60 मिलीमोल। 60 मिलीमोल हम लोगों को मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 250। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब किसके मोलैरिटी ऑफ सारे आयंस का निकालेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ Fe3 प्लस का मोलैरिटी निकालेंगे तो कितना होगा, 20। वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर निकलना है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मिली मोल्स है, तो लीटर कितना है हमारे पास, 50 और प्लस 200, तो 250 है। तो टोटल 250 है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं 250। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2/25। उसी तरह मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस निकालेंगे, Cl माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 60/250। ये हो जाएगा 6/25। ठीक, उसी तरह KCl का निकालते हैं। तो मिली मोल्स ऑफ KCl लिखेंगे तो कैसे निकालना होगा, वो हमें दिया हुआ है। कितना डेटा है हमारे पास, 200 इंटू 0.2, 200 इंटू 0.2। इसको 10 से करेंगे, ये खत्म, तो 22 × 40 मिलीमोल्स। तो उसी तरह तो मिलीमोल्स ऑफ KCl कितना बनेगा, K प्लस कितना है हमारे पास, क्योंकि उसका एक ही मोल बन रहा था, तो उसका भी 40 मिलीमोल बनेगा। ठीक है, 40 मिलीमोल। ठीक, उसी तरह मिलीमोल ऑफ Cl माइनस कितना, क्योंकि वो भी एक ही मोल बन रहा था, तो वो भी 40 मिलीमोल हो जाएगा, मिलीमोल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ K प्लस। तो ये कितना दे देगा हमें, मोलैरिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये खत्म, 4/25 मोलैरिटी। तो सब में mm लगा दीजिए, m। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस निकालना है, तो 40/250। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल Fe3 प्लस कितना है हमारा। तो मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस हमारा कैसे निकलेगा, तो मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस हमारा 40 मोल है, और एक तरफ हमारा कितना है, मिलीमोल ऑफ Cl माइनस 60 है। तो 60 + 40 करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 भी जोड़ना है। जब 60 जोड़ेंगे तो वी डोंट हैव टू कैंसिल दिस, यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। तो व्हाट वी डू, 40/250, तो ये 100/250 हो जाएगा। फाइनली वी गेट 5 2s are 10, 5 5s are 25, यानी कि 2/5 m आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को सवाल को बनाना होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको जितना भी डाउट्स और क्वारीज आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें इंटीमेट कीजिए। मैं आपके
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। और इससे ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं होता। जेई मेन या आप नीट उठा लो, एडवांस भी उठा लो, आपको इतना ही कंटेंट पढ़ना ही है। और प्लस आपको इसको सप्लीमेंट किससे करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। पूरे इंडिया में इससे ज़्यादा कोई नहीं देता कंटेंट, ठीक है। ये मेरा पूरा कंटेंट है, मैं सब दे रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको सबसे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो होप यू, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने से क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। तो मैं और भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जब स्पेशल सेशन कराऊंगा न्यूमेरिकल्स का जेई मेन और नीट के लिए पर्पसली, तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लोगों को और बताना है। और मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको सक्सेसफुल बनाइए एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। मैं ऑलरेडी किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काम किया हूँ, मैं ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट पर था, तो मेरे उस एक्सपीरियंस को मैं अपने पढ़ाई के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इससे हमारा मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो रेडॉक्स करेंगे, फिर रेडॉक्स के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल चलेगा।